कुर्सी की और बात हो रही है सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। और जब हार के कारणों पर चिंतन होता है तो फिर नेताओं पर भी बात आती है। इस बीच एक सुगबुगाहट जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में या फिर यूं कहें कि विपक्षी नेता पॉलिटिकल कॉरिडोर में फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि इस हार के बाद क्या उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बीजेपी नेताओं को यह सख्त संदेश दिया गया है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ थे, हैं और वो रहेंगे, ये एकदम स्पष्ट कह दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। केशव प्रसाद मौर्य कल दिल्ली से लखनऊ वापस लौट गए तो दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने 2 शहरों में अस्पतालों का निरीक्षण कर लिया। अभी तक ब्रिजेश पाठक कहीं नजर नहीं आ रहे थे, हरकत में भी नहीं थे और केशव प्रसाद मौर्य एक के बाद एक इस तरीके के या तो सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे थे या फिर वो ऐसी बातें कह रहे थे तो जिससे ये कयास पैदा हो रहे थे कि क्या कोई संकट है, क्या कोई पावर शिफ्ट है। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ लौटते ही समाजवादी पार्टी पर अटैक किया। मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 के नतीजे को दोहराएगी। तो अखिलेश यादव को भी मौका मिला। अखिलेश यादव ने तुरंत मौर्य पर तंज कसा और क्या कहा, लौट के बुद्धू घर को आए। अब ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे के राजनीतिक मायने क्या है, ये देवेंद्र पहले तो ये बता दीजिए कि समझाया क्या गया है कि अखिलेश यादव को इस तरीके का ट्वीट लिखने का, पोस्ट डालने का मौका मिल गया। और केशव मौर्य की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में ये कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए शानदार सफलता पार्टी को 2017 में हासिल हुई थी तो उसके बाद मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं, योगी आदित्यनाथ बने तो अपने आप को अपने पावर सेंटर मानते रहे हैं और हमेशा से इस मैसेजिंग को देने की वो कोई कुताही नहीं बरतते। इसमें जब जब उनको मौका मिलता है वो देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो जो सीएम से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को बार बार बताते हैं कि वो तो अपना विधानसभा चुनाव हार है। इस बार के लोकसभा चुनाव की भी बात कर लें तो इस बार लोकसभा चुनाव में उनका जो लोकसभा का क्षेत्र है उसमें भी जो उनका विधानसभा है सिराथू, वहाँ भी बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई है, यानी कि वहाँ के जो मत हैं वो बीजेपी कैंडिडेट वहाँ पे पिछड़े हुए हैं। तो ये दोनों तरफ से चल रहा होता है। जो बात केशव मौर्य ने कही वो बात अगर आप देखें तो बीजेपी का हर एक नेता उस बात को कहेगा ही, उसे आसानी से स्वीकारेगा कि हाँ कार्यकर्ता सबसे बड़ा, कार्यकर्ता सबसे ऊपर। क्योंकि अगर टॉप लीडरशिप को भी ये पता है कि कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है जिसकी वजह से ऐसे नतीजे अगर आए तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाली अगर कोई लाइन कही जाए तो इससे किसको ऐतराज हो सकता है। तो इसमें केशव मौर्य ने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन जिस मौके पे जिस तरीके से वो पोस्टिंग हो रही थी, निश्चित तौर पे सोशल मीडिया की जिस हवा की आपने बात की उस हवा को और ज़्यादा बल देता नजर आया। उस पर कम से कम दिल्ली दौरे के बाद उस पर विराम लगा दिया गया है और जो बात वो कहना चाह रहे थे उन्हें पूरा मौका दिया गया। तकरीबन 1 घंटे तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और हर मुद्दे पे बात हुई और जो वो सलाह दे सकते थे वो भी उन्होंने दे दिया, अपनी बात भी कह दी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया। संभव है कि आगे आने वाले दिनों में बाकी भी 3 बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हो। कुल मिलाकर बीजेपी का टॉप लीडरशिप ये कोशिश कर रहा है कि हर एक नेता से बातचीत करने के बाद उसमें सुधार के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए वो करना शुरू कर दिया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो उपचुनाव सामने है। जी। रुचि, ब्रिजेश पाठक भी पिछले कुछ दिनों से एक्शन में नहीं दिखाई दे रहे थे, एकाएक आज वो भी बड़े एक्टिव दिखाई दिए। फौरन कैमरा भी पहुंच गया, वो भी अस्पताल पहुंच गए, निरीक्षण करने लग गए, बल्कि मीटिंग्स में वो नदारद थे। नहीं मीनाक्षी, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के नतीजों के बाद लखनऊ में कम नज़र आ रहे हैं। वो जो मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी मंत्रियों की उसमें भी वो नहीं गए थे, कैबिनेट मीटिंग में भी वो नहीं गए थे। लेकिन ब्रिजेश पाठक लगातार मीटिंग्स में जा रहे थे, चाहे वो मंत्रियों की मीटिंग हो जो हार के बाद फ़ौरन बाद योगी आदित्यनाथ ने यहाँ लोक भवन में बुलाई थी। कैबिनेट मीटिंग में भी जा रहे थे, अपने जो उनका डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट उसके कार्यक्रम में भी वो शामिल हो रहे थे। आज वो निकले हैं, पहले भी वो ज़िलों जा रहे थे, आज उन्होंने छापे मारे हैं। तो ब्रिजेश पाठक के साथ ये बात नहीं थी। कहा जाता है कि ब्रिजेश पाठक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफ़ी करीबी रिश्ते हैं, उनके करीबी नेता वो माने जाते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नतीजों के बाद से आपको कैमरे के सामने भी नहीं दिखाई दे रहे और कैमरे के पीछे भी जो कार्यक्रम होता है ये ज़रूर है कि उनका जो घर है यहाँ पे कालिदास मार्ग पर
उसमें सुबह से कई विधायक उनसे लगातार, जब वो लखनऊ में रहते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी बात बताते हैं, जो उनके एरिया में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई या वोट कम हो गया उसकी वजह बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य से इस तरह की मुलाकात का दौर लगातार जारी है यहाँ पर। और जहाँ तक आप अखिलेश यादव की बात कर रही थी मीनाक्षी, तो केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के रिश्ते काफ़ी साल से अच्छे नहीं है। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अब ये पार्टी नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी यादव परिवार एक गाड़ी में बैठ के सफाई जाएगा, और हुआ भी वही कि सिर्फ 5 जीते थे। तो लगातार दोनों के बीच जो हमले हैं वो लगातार होते रहते हैं। विधानसभा में भी हमने देखा और बाहर भी देखा। जी मीना, लेकिन एक जो पोस्ट आज अखिलेश यादव ने डाली है उससे लेकर भी मन में बहुत सारे सवाल हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट डाली, 100 लाओ सरकार बनाओ, मॉनसून ऑफर दे रहे हैं। अब ये मॉनसून ऑफर किससे दे रहे हैं और कहां से 100 लाओ, कैसे सरकार बनाओ और किसे ये ऑफर दिया जा रहा है या कौन दे रहा है ये ऑफर? अखिलेश पहले भी केशव प्रसाद मौर्य पर इसी तरीके का खुला ऑफर दे चुके हैं। कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा था वो मैं आपको जरा सुना देती हूँ। मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का अच्छा नहीं लग रहा। अरे हम तो क्या कहते हैं, अरे हमने ये कहा कि तुम अपने 100 समर्थन में ले आओ और हम आपका सहयोग कर देंगे। अगर सवाल इस बात का नहीं है, आपके आत्मा मर गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। संगीत रागी जी, ये क्यों बार बार ललचा रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं? अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है। देखिए अखिलेश यादव की भाषा में यदि आप देखें तो वो एक तरफ से एक बात कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता हैं उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता है, वो उनकी आत्मा मर जाती है और वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो ठीक से नहीं खड़े हो पाते हैं, उनका राजनीतिक कद बड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन यही अखिलेश यादव ये नहीं बता पाते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर पिछड़ों की हालत क्या है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर दलितों की हालत क्या है। क्या यादव परिवार के इतर कोई भी पार्टी के अंदर कोई बड़ा आदमी बन सकता है? उनकी पार्टी के अंदर नहीं बन सकता है। तो यह एक राजनीतिक व्यंग्य है और स्वाभाविक है कि जो मौर्य साहब हैं वो बार बार कई बार वो दिखाते रहते हैं, वो बड़े नेता हैं। लेकिन एक बात उनको जरूर समझनी चाहिए कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो योगी जी चेहरा है। और यदि आप एक दूसरे के सत्ता केंद्र बनकर के और एक दूसरे पर टिप्पणी करेंगे या एक दूसरे के खिलाफ यदि कैंपेन चलाएंगे, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कैंप चलाएंगे, तो उसका बुरा नतीजा आएगा। और ये मैं बार बार कहता हूं, दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी की उस समय की केंद्र की सरकार ने, उनके नेताओं ने यहां पर कैंप खड़ा किया था। जब मदन लाल खुराना को हटा करके और जो है वो दूसरे को एक कैंप के तौर पर उनको ला करके खड़ा कर दिया नेता के तौर पे, नतीजा हुआ कि यहां पर इतना कैंप खड़ा हो गए कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित टीम के तौर पर दिल्ली में लड़ ही नहीं पाई। वो सीख लेने की आवश्यकता है। मैं अक्सर ये कहता हूं, भैरव सिंह शेखावत जी का नेतृत्व था, वीरेंद्र सकलेचा का था, सुंदरलाल पटवा का था। नेतृत्व एक ही आदमी के हाथ में होना चाहिए। यदि आपने मल्टीपल पैरेलल पावर सेंटर खड़ा कर दिया किसी भी जगह पर, तो आप नतीजा आप वही भुगतेंगे। यदि केंद्र में यदि मान लेते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी के कद के बराबर या उससे छोटा यदि 3-4 कैंप हो जाते भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी बिखर जाती। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आज भारतीय जनता पार्टी यदि इतनी अच्छी कर रही है, और मैं इसे इतनी बड़ी हार के तौर पर नहीं देखता हूं जितना भारतीय जनता पार्टी जैसे मतलब पराजय बोध में जितना डूबा जा रहा है उतना डूबने की नहीं आवश्यकता है भाई। 1 सेकंड 10 सेकंड उत्तर प्रदेश को तो मानेंगे सर। नहीं, उत्तर प्रदेश में हार हुई है, नतीजों से आधे पर रह गए। देखिए पिछली बार से आपने कम से कम 63 सीटें आपको कम आई हैं, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी आ रही है, लेकिन बाकी और जगह आपने जीता भी है। सर सरकार होने की इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है सर। जल्दी में फिर हाँ मैंने इसके बारे में तो जिक्र हुआ ही है कि भाई सामाजिक समीकरण आपने ठीक से नहीं साधा, इसके कारण उत्तर प्रदेश में एक कैंप फॉलोइंग हो गया। अब ऐसे ऐसे नेताओं को आयातित करके और आप उनको बहुत प्रतिष्ठित पद आपने दे दिया, तो स्वाभाविक है कि आपके अपने नेता लोग तो उसका विरोध करेंगे ही या उनको मोह भंग होगा। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसका जिक्र किया जाना चाहिए सर, और वो चर्चा हो भी रही है, हम भी यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी वो लोग तो खैर पॉलिटिकल पार्टी है, बड़े स्तर पर इस पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है अवधेश जी कि जब कोई पार्टी चुनाव हारती है या किसी मुश्किल में आती है तो वो दांव किस पर खेलती है? उस नेता पर दांव खेलेगी जो जिताऊ है, या उस नेता पर दांव खेलेगी जो अपने खुद की ही टॉप फॉर्म में नहीं है? आप इशारा समझ गए होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव अपनी सीट हारे नहीं, लेकिन चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी भी हारे, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हारे, चुनाव बड़े बड़े लोग इस देश में हारे हैं, इंदिरा गांधी हारी है। केवल चुनाव की हार जीत से हम किसी के लोकप्रिय अलोकप्रिय होने या सक्षम अक्षम होने का मूल्यांकन कभी करते नहीं। लेकिन सर हम कंपैरिजन तो करते हैं। ठीक है, कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में हम कंपैरिजन करेंगे। अभी तक देखिए हम क्या है कि हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, उनके किसी बयान में अभी तक नहीं है। पार्टी के अंदर में जो दोष हैं, गड़बड़ियां हैं, जो जातीय समीकरण में समस्या है, सरकार और संगठन के बीच समस्या है, अगर कोई नेता उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक पार्टी के दायरे में छोटा मोटा बयान देके, तो उसको तो हम सेफ्टी वॉल्व इस समय मानेंगे कि लोगों का जो गुस्सा है वो केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से भी निकल रहा है। ये भी एक हम मान सकते हैं। दूसरा जो वो बता रहे थे रागी जी, कल भी और परसों भी केशव प्रसाद मौर्य जी ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है, एक्सपर्ट बाजाबता जवाब दिया है। और अखिलेश जी जो कह रहे हैं, अरे 2014, 2017, 2019, 2022 चार चुनाव अखिलेश यादव बुरी तरह से हारे हैं और फिर भी अपने को दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य वो संगठन के आदमी है, विश्व हिंदू परिषद में रहे हैं, कि वो आके अखिलेश के साथ सरकार बनाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जब बीजेपी जातीय समीकरण की बात कर रही है ना, उसमें उन्होंने आवाज उठाए है कि अगरों में तो हमारी सीट फिर भी थोड़ी ठीक ठाक ही, पिछड़े में क्यों सीट कम हुई है, इसका हमको जरूर मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा जोगी जी, देखिए ये तो स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री पद से जोगी जी हट नहीं रहे हैं, वो सबके सामने स्पष्ट है। वो तो ये जो लुटियन मीडिया और खान मार्केट गैंग है हमारे देश में, जो अजीब अजीब तरीके से खबरें, वहां ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनके सामने फैक्ट है, तो उस विषय पर तो चर्चा नहीं है। लेकिन जोगी जी के प्रशासन और शासन में जो दोष हुए हैं, जो कार्यकर्ता की संगठन से दूरी बड़ी है, मुख्यमंत्री तक जो है जिला अध्यक्ष तक को अगर थोड़ा पहुंचना कठिन है, उसमें अगर सुधार की कोई आवाज उठाता है तब मैं उसको उस रूप में नहीं मानता हूं। यद्यपि दोनों में प्रतिस्पर्धा रही है, मैंने देखा हुआ है, दोनों खेमे के लोग एक दूसरे के विरुद्ध खबरें फिट करते रहे हैं। हालांकि केशव मौर्य का खेमा इतना एक्टिव नहीं है कि वो खबरें फिट करे, ये मैंने दोनों जगह दाके देखा है। केशव जी के पास अगर कोई काम लेके जाइए जो थोड़ा बड़े लेवल के, तो साफ बोलते थे कि ये भाई ये महाराज जी के यहाँ का है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कहूंगा भी तो ये काम नहीं होगा। तो ये स्थिति वहां बनी हुई थी। अब जब नेतृत्व योगी जी के हाथ में है तो उनकी भी थोड़ा दायित्व है, उनकी लोकप्रियता है, भारत और भारत के बाहर भी हिंदुओं के बीच में उनकी एक लोकप्रियता है, और उसमें बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती है इस समय उनको हटाने का, और आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन सुधार की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, उनके अध्यक्षता में बीजेपी को 325 सीटें आई थी, तो उनको भी बैठा के आपस में बातचीत होनी चाहिए। सेंट्रल लीडर का भी दायित्व होता है कि जोगी जी को, इनको सबको बैठा के बात कराए, वो मैं देख नहीं रहा हूं, वो होनी चाहिए। लेकिन मैं पार्टी के अंदर जो गरागी जी कह रहे हैं, कोई अगर पार्टी के दोस्त की आवाज नहीं उठाएगा तो कल होके इससे भी बुरी स्थिति हो रही है। तो इस समय मैं केशव जी को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में मैं समझ रहा हूं, कम से कम थोड़ा बहुत तो बोल दे रहे हैं। ये विजय जी ऐसी ही बात है, मुश्किल वक्त में केशव जो है सेफ्टी वॉल हैं। अब अवधेश जी तो बहुत जानते हैं पार्टी को, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, और वो जो बात कर रहे हैं उसमें भी कोई गलत बात नहीं कह रहे केशव मौर्य। लेकिन अगर वो सेफ्टी वॉल्व थे और पार्टी में कुछ सब कुछ ठीक है या वो परेशानियां दिखा रहे हैं, तो 2 दिन तो केशव मौर्य यहाँ रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप में। न प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की, न अमित शाह जी ने मुलाकात की। सुन लेते ना बात, मना कर दिया अमित जी ने मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता की बात नहीं सुन रहा, एमपी नहीं सुन रहा, यहाँ पर दिल्ली में पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुन रहे। 1 महीने से केशव मौर्य घूम रहे हैं,
लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, पता ही नहीं कि कितने चक्कर लगे हैं। तो उनकी बात नहीं सुन रहे, इसका क्या मतलब? क्या पार्टी उनको सेफ्टी वॉल मानती है या नहीं मानती है? तो ऐसे बड़े मुद्दे, और मैं बार बार बात कर रहा हूं कि इस पूरी रिपोर्ट और जितनी चर्चा हो रही है, ये सब लीपापोती आप कर रहे हो। भाई मुझे ये बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सवाल इसमें खड़ा किया गया है कि क्या ये सवाल भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट में है कि कोई भी हो, अब केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी जी हो, भूपेंद्र चौधरी हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई तो जिम्मेदार होगा। या बेचारा कार्यकर्ता ही है, वो जिम्मेदार है, उसने वोट नहीं दिलवाया आपको। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर क्या रिपोर्ट बना रहे हो आप? समीर जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो होते हैं वो पार्टी में जो आपदा आती है उसमें अपने लिए अवसर ढूंढते हैं। उन्हें लग रहा था कि आपदा आई है पार्टी में, तो इसमें मैं अपने लिए अवसर के रूप में देखूं और ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूं कि ये जो हारे योगी आदित्यनाथ के हारे, वो पार्टी योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई करे और मुझे मुख्यमंत्री बना दे। 2017 से वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन में रहे, अध्यक्ष है, तो पार्टी का बहुमत जब आया उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्हें यह लग रहा है कि उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता बने, और 2022 का जो चुनाव हुआ योगी आदित्यनाथ ने अपनी दम पर जिताया। अब योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य हर मामले में पिछड़ गए। देखिए, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय केशव प्रसाद के पास था, क्यों उनसे विड्रॉ कर लिया गया? बाद में क्यों नहीं दिया गया उन्हें? क्योंकि उस विभाग में उन्होंने क्या अनियमितताएं की सबको मालूम है, किस तरीके से उस विभाग को चलाया था। और कहा यह भी जा रहा है कि बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जितिन प्रसाद के केंद्र में मंत्री आने के बाद जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय गया है वो वापिस उन्हें दे दिया जाए। अगर केशव प्रसाद मौर्य को इतना ही संगठन की चिंता थी तो जिस दिन परिणाम आए थे उन्हें कह देना चाहिए था कि मैं उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने चाहता हूं, जो 8 महीने संगठन को मजबूत में काम करने के बाद फिर उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर ले, मुख्यमंत्री स्वीकार करने के बाद भी आपका क्या रोल रहा? स्वीकार करके वो संगठन में चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली में आए थे तो उन्हें यह बता दिया गया, बहुत स्पष्ट है, उन्होंने समय भी मांगा था अमित शाह से मिलने का, उन्हें समय नहीं मिला। उन्हें बता दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कि भाई जो आप बता रहे हो वो पार्टी की रिपोर्ट आ रही है, पार्टी में अगर कोई संगठन की कमजोरियां है तो बंद दरवाजे में बात होती है, सरेआम आप पार्टी के अनुशासनहीनता नहीं तोड़ सकते, आपको पार्टी के अंदर बात करना पड़ेगी, अपने विचार रखिए। और ये मैसेज दिया और वापस उन्हें कह दिया गया कि आप लखनऊ जाइए और अपना काम संभालिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें संदेश मिल गया है कि आप जिस कोशिश में लगे हो वो आपकी कोशिश सफल नहीं होने वाली है, आप जाकर अपनी सरकार का काम देखिए। वो जोड़ देता हूं 2021 में भी चुनावों से पहले, एक मिनट, हाँ। अवधेश जी केवल आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं कि 2021 में विधानसभा चुनावों से पहले भी केशव मौर्य ने ये एक्सरसाइज पूरी की थी। ऐसा नहीं है कि वो आज सेफ्टी वॉल्व हो गए, उस समय तो कोई चुनाव की हार भी नहीं हुई थी, लेकिन 2022 से भी पहले उन्होंने एक तख्ता पलट या कहीं अपने मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम रही थी। और वो उस समय भी जो अखिलेश यादव जी हैं वो उनको मदद करने के लिए तैयार हो रहे थे। आज भी वो सोखा ऑफर दे रहे हैं, वो भले ही तंज में हो, मजाक में हो, लेकिन ये बात इसलिए कर रहे हैं। दो सवाल तो फिर मेरे इसी से निकलते हैं कि वो जो अगर ऑफर दे रहे, मान लीजिए, फर्ज करिए हाइपोथेटिकली अगर वो सीरियस ऑफर भी है, क्या केशव प्रसाद मौर्य जैसे संगठन से निकले हुए आदमी ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? पहला सवाल तो यही। और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य इतने मजबूत हैं या फिर वो कमजोर कड़ी हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कमजोर और मजबूत तो कई बार व्यक्ति को पावर मिलने से भी तत्काल दिखाई देता है। और इस समय हम समीर जी जानकारी रखते हैं, लेकिन इस ढंग से किसी व्यक्ति को डिमोनाइज करना कि वो पार्टी को क्षति पहुंचा रहे हैं, अरे पार्टी में अपनी बात रखना कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, ये गलत कैसे हो सकता है किसी पार्टी में? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2021 में, उन्होंने जरूर आवाज उठाई थी और उसमें कहीं दो मत नहीं है, दोनों में थोड़ी प्रतिस्पर्धा, यह भी सच है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, अब आप जाइए ना, जो लोगों के संपर्क होंगे जिले में, उनको किस दिन फोन नहीं आता है लोगों का? मैं पूछता हूं कि किस इसमें जो लोग खड़े हैं जिनके पास है, त्रिवेदी जी के पास 10 लोगों का फोन नहीं आता होगा क्या, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कि आप ठीक बोल रहे हैं? तो अगर कोई व्यक्ति उसको आवाज उठा रहा है, और ये खबरें भी चल रही है कि अमित शाह नहीं मिले, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले, मुझे नहीं लगता है कि जिस व्यक्ति को हारने के बाद सेंट्रल लीडरशिप ने उप मुख्यमंत्री बनाया हो उससे मिलने से कोई इनकार कर देगा। और ये तो बाकी जो लोग कह रहे हैं वो कहें, ऐसे बीजेपी ऐसे काम करती नहीं, मैंने ऐसे कभी काम करते देखा नहीं है। इसलिए इस समय देखिए, इस समय केशव प्रसाद मौर्य हमारे सामने है क्योंकि कुछ बातें उन्होंने बोली है। मेरे ख्याल से देखिए, हजारों लोग जो बात बोल रहे हैं, रुकना होगा सर, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा सर, बहुत जरूरी है। 5 सेकंड दूंगे सर, बस 1 सेकंड में। देखिए,
प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी मिलते तो जिस नया जो अभियान चला रहे थे उसको एक क्रेडेंस मिल जाता, और यही कारण है कि संभवतः उन्होंने मना किया है। आप सब बात कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, लेकिन बड़े नेतृत्व के बड़े स्तर पर आप बंद कमरों में बात करते हैं, आप चीजों को सार्वजनिक तौर पर इन सब चीजों को चर्चा नहीं करते हैं। 1.5 महीने से जिस प्रकार का चलाया गया है, अभियान चलाया गया है, वो पार्टी को क्षति पहुंचाती है, विमर्श को ताकत नहीं देती है और आपके संगठन को ताकत नहीं देती है। आप अच्छे तरीके से इन चीजों के बारे में विश्लेषण कर सकते थे, लेकिन ये आकर के कहानी कुर्सी पर करने के लिए, वो काम छीछा लेजर करने के लिए तो हम लोग आए ही, वो काम आप पार्टी के बड़ा नेतृत्व आकर के करे, ऐसा वो ठीक नहीं है।